वेलकम स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 लेसन 1। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 11th क्लास के चैप्टर समुच्चय का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट ईयर क्लास का समुच्चय लेसन का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि फर्स्ट ईयर क्लास के समुच्चय लेसन का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, जिससे इस सेकेंड ईयर क्लास को समझने में थोड़ा सा आसानी हो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि समुच्चय क्या है। तो समुच्चय जो होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं। अर्थात समझना इसको है कि जैसे यहाँ पे एक हमने एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें आपके 1 2 3 4 5 अवयव लिखे हैं। अब ये अवयव के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएँ लिखी हुई हैं। कहने का मतलब है कि जब भी आप ऐसे समूह को जिसको बताया जा सकता है, जैसे यहाँ पे जो ये समूह लिखा है, अगर हम बात करते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी तो आप इन्हीं 1 2 3 4 5 की बात करेंगे। तो कहने का मतलब एक ऐसा समूह जिसको हम बता सकते हैं, वो हम नहीं आप भी बता सकते हैं, कोई अन्य बता भी सकता है। मतलब सारे लोग एक ही मतलब अवयव को बताते हैं, तब तो ऐसा समूह जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। यदि कोई ऐसा समूह है जिसके बारे में लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं या अलग अलग अवयव को बताते हैं, तो ऐसे समूह को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं वो समुच्चय नहीं कहलाता है। ऐसा समूह जिसको हम परिभाषित कर सकें, ऐसे समूह को ही समुच्चय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर समझने का मतलब होता है कि अगर हम लोग 2 समुच्चय लें और 2 समुच्चय के दोनों समुच्चय के अवयव को, कहने का मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल समझाते हैं ऑर्डर पेयर समझने के लिए। मान लीजिए समुच्चय ये ए लिखा हुआ है, इसमें है 1 2 3 ये अवयव हैं, और एक समुच्चय बी दिया हुआ है, इसमें है 1 2 केवल। तो हमें इसका अगर कहने का मतलब है कि इसका एक अवयव लो और इसका एक अवयव लो, और इन अवयव को अगर हम एक ब्रैकेट में लिखें 1, 1, तो इसका जो पेयर बनेगा वो कहलाएगा ऑर्डर पेयर। मतलब समुच्चय ए का यहाँ पे ए जो होगा 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, समुच्चय ए से, और यहाँ पे जो ये वाला 1 है ये बिलोंग कर रहा है समुच्चय बी से। ये ना समझ में आया तो फिर से समझिए। जैसे 1 का अगर हम इसके 2 से लेते हैं, अगर 1 और 2 लेते हैं तो 1 हमेशा जो होगा वो बिलोंग ए से करना चाहिए, और जो 2 होना चाहिए बाद वाला वो दूसरे समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब 1 ए का अवयव है और 2 बी का अवयव है। तो अगर हम ऐसे पेयर लेते हैं तो वे पेयर कहलाते हैं ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ए व बी 2 समुच्चय हों तो ऐसा युग्म ए कॉमा बी जिसमें ए जो होता है वह ए का अवयव हो और बी बी का अवयव हो, क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कार्तीय गुणन क्या है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है 1, 2, 3, और यहाँ पे मान लो एक समुच्चय बी दिया हुआ है, ये दिया है 4, 5, 6, और हमें इन दोनों का अगर कार्तीय गुणनफल निकालना है तो हमें क्या करना है कि यहाँ इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी से। इसका मतलब हमें ए के अवयव, ए का अवयव आपका दिया हुआ है 1 2 3, और इसका गुणा करना है 4 5 6 मतलब बी के अवयव से। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रम से मल्टीप्लाई मतलब 1 का 4 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको 1, 4 लिखेंगे, इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है। 1 का 5 से करना है तो 1, 5 लिखेंगे। 1 का अगर 6 से करना है तो 1, 6 लिखेंगे, 1, 6। ऐसे 2 का 4 से लेंगे तो 2, 4 लिया जाएगा ऑर्डर पेयर, फिर 2, 5 लिया जाएगा, फिर 2, 6 लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपका 3, 4 लिया जाएगा, फिर 3, 5 लिया जाएगा, और फिर 3, 6 लिया जाएगा। इस प्रकार जो ये आपका समुच्चय बना वो कहलाएगा कार्तीय गुणन। मतलब 2 समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन जो कहलाता है वो दोनों समुच्चयों का क्रम से अवयव लेने पर जो ऑर्डर पेयर लिया जाता है उनका समुच्चय होता है। मैथमेटिकल रूप में इसको क्या लिखते हैं कि ए कॉमा बी जो है ये एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, जिसमें ए जो होता है वो ए का अवयव होता है और बी जो होता है वो समुच्चय बी का अवयव होता है। तो ए और बी के अवयव को अगर हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में एक समुच्चय के रूप में लिया जाए तो वो कहलाता है ए क्रॉस बी, मतलब 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन के बाद आपको पढ़ना है संबंध, रिलेशन।
तो रिलेशन समझने के लिए आप समझिए कि अगर दो अरिक्त समुच्चय हों, मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें कोई न कोई अवयव हों, तो उनका जो कार्तीय गुणन होता है, कार्तीय गुणन के किसी भी उपसमुच्चय को ए से बी में संबंध कहते हैं। और ए से बी में जो संबंध होता है उसको लिखने का तरीका होता है कि x, y सच दैट x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी। मतलब जो ये आगे अवयव लिखा होगा वो ए से बिलोंग करना चाहिए और जो पीछे लिखा होगा वो बी से बिलोंग करना चाहिए। और x का y से जो है ये एक रिलेशन है, तो यहाँ पे r जो है वो रिलेशन को प्रेजेंट करता है। और r जो होता है वो a क्रॉस b के उपसमुच्चयों के बराबर होता है, इससे अधिक नहीं होता है। मतलब ये इसका एक सबसेट होता है। उपसमुच्चय जितने भी होते हैं, तो अब आपको समझाते हैं कि किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अगर कोई समुच्चय दिया हुआ है जिसके 3 अवयव हैं, 1, 2 और 3, तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। तो यहाँ पे ए के अगर उपसमुच्चय की बात करें तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या जो होगी, उपसमुच्चयों की संख्या, इसकी जो संख्या होगी वो होगी 2 के पावर m, जहाँ पे m कितना है, अवयव की संख्या है। तो यहाँ पे अवयव की संख्या 3 है, तो यहाँ पे टोटल उपसमुच्चय जो बनेंगे वो 8 होंगे। और कौन कौन से होंगे वो उपसमुच्चय हम लोग लिखते हैं। तो 8 उपसमुच्चय जो इसके होंगे, तो पहला तो होगा फाई का मतलब जिसमें कोई अवयव ना हो। फिर एक एक अवयव लेंगे, तो एक एक अवयव लेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। फिर अब 2 2 अवयव लेंगे तो 1 2 लेंगे, फिर 2 3 लेंगे, फिर आपका 3 और 1 होगा। फिर आप 3 3 लेंगे तो 1 2 और 3 लेंगे। तो इस प्रकार इस तरह आपके 8 उपसमुच्चय हो गए। तो इसी प्रकार कहने का मतलब है, अगर हम ए क्रॉस बी जो होगा उसके उपसमुच्चय निकालते हैं, तो उसका प्रत्येक उपसमुच्चय कोई ना कोई ए से बी में एक संबंध होगा। कहने का मतलब जैसे देखिए, अगर मान लो ए में दिया हुआ है 1 और 2 और बी में दिया हुआ है केवल 3 ले लेते हैं मान लो, और इसका हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, इसका निकालते हैं क्रॉस बी। तो अगर हम एक क्रॉस बी निकालते हैं इसका, तो एक क्रॉस बी जो होगा वो हो जाएगा वो 1, 3, फिर हो जाएगा आपका 2, 3, तो ये हो जाएगा 1, 3, फिर हो जाएगा 2, 3। तो यहाँ पे 2 अवयव हो गए। अब इसके अगर हम उपसमुच्चय बात करें, तो यहाँ पे उपसमुच्चय कितना होगा, तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय जो होंगे, क्रॉस बी के उपसमुच्चय कितना होंगे, इसके जो उपसमुच्चय होंगे वो टोटल हमारे होंगे 2 के पावर m वाले फार्मूले से 2 के पावर, यहाँ पे चूँकि 2 अवयव हैं इसके, तो टोटल होंगे 4। तो उपसमुच्चय 4 कौन कौन से होंगे, तो इसके जो उपसमुच्चय होंगे वे होंगे आपके, सबसे पहला तो आपका होगा फाई, दूसरा जो होगा वो एक सिंगल सिंगल करके अगर हम लोग तो ये बनेगा, फिर 2, 3 ये बनेगा, ये तो सिंगल सिंगल हो गया। अब हम लोग डबल डबल लिखते हैं, तो जब डबल डबल लिखेंगे तो ये 1, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 3, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह ये 4 जो होंगे उपसमुच्चय होंगे। अब ये चारों उपसमुच्चय जो होंगे वो ए क्रॉस बी के संबंध होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ए क्रॉस बी के कुल कितने संबंध हो सकते हैं, तो टोटल इसमें 4 संबंध होंगे, इससे अधिक नहीं हो सकते। अब इसी के अंदर हो सकते हैं, तो इसीलिए लिखा गया है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब इसमें 2 चीज़ और आपको समझना है कि जो ये फाई होता है उसको रिक्त संबंध कहते हैं, और जो ये सबसे लास्ट में आपको मिलता है जिसमें जो ए क्रॉस बी के समुच्चय के बराबर हो, जिसमें ए क्रॉस बी में जितने अवयव होते हैं उतने, क्योंकि स्वयं कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो ये जो होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। सर्वनिष्ठ जो भी आगे आपको समझाते हैं। तो अब संबंध की बात करते हैं हम लोग डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की। प्रांत जिसको डोमेन बोलते हैं, कोडोमेन मतलब होता है जिसको हम लोग सह प्रांत बोलते हैं, और रेंज मतलब परिसर होता है। तो डोमेन जो होता है वो उसके लिए आप समझिए, मान लो ये ए है, इसमें आपका दिया हुआ है 1 और 2 और 3, ये एक समुच्चय है। बी इसमें दिया हुआ है 4, 5 और 6, तो ये अवयव दिया हुआ है। तो जैसे ए का रिलेशन
4 से दिया है, 2 का रिलेशन 5 से दिया है, 3 का रिलेशन 6 से दिया है। तो इसको हम लोग जो रिलेशन लिखेंगे वो लिख सकते हैं कि 1 का 4 से रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, 2 का 5 से लिखा हुआ है और फिर 3 का 6 से लिखा हुआ है, 3 से 6 का रिलेशन दिया हुआ है। तो इसके ये रिलेशन समझाता है। अब हमें यहाँ पे चूँकि यहाँ समझना है कि डोमेन क्या होता है, तो जो ए के अवयव होते हैं, ए के अवयव को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो जो डोमेन हमारा होता है, डोमेन ये जो होता है वो ए का अवयव होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इसके अवयव को हम लोग ए ले लें और इसके अवयव को बी ले लें, तो जो डोमेन होता है वो बिलोंग करता है किससे, ए के अवयव से। अगर हम लोग रेंज की बात करते हैं, रेंज, तो रेंज जो होता है वो किसका होता है, जिससे ए के अवयव का जो बी के अवयव से जिससे संबंध होता है, केवल वे अवयव जो होते हैं वो कहलाते हैं रेंज। मान लीजिए इसमें अगर मान लो 4 5 6 के अलावा इसमें अगर 7 भी होता, इसमें अगर 7 भी होता, तो हम बताते हैं कि यहाँ पे 4 5 6 जो होता है ये क्या कहलाते हैं, वो रेंज कहलाते हैं। कहने का मतलब किसी भी रिलेशन में जो क्रमित युग्म दिए होंगे, ऑर्डर पेयर दिए होंगे, उनके जो प्रथम अवयव होंगे वो सारे डोमेन होंगे और बाद के जो अवयव होंगे वे रेंज होंगे। तो यहाँ पे जो बी होता है वो किसका सबसेट होता है, मतलब वो बी जो होता है वो बिलोंग करता है बी से। मतलब समुच्चय बी के वे अवयव जो ए के अवयव से कहीं ना कहीं जुड़े हों या संबंधित हों, तो वे अवयव जो कहलाते हैं वो रेंज कहलाते हैं। अब बात आती है किसकी, कोडोमेन की। तो जो कोडोमेन होता है, जो कोडोमेन होता है ये जो होता है ये बी का अवयव होता है। ये क्या होता है, बी के जितने अवयव हैं इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन जो होता है वो बिलोंग करता है बी से। तो यहाँ पे जो हम लोग रेंज की बात करते हैं, तो रेंज जो होता है, रेंज ये सबसेट होता है किसका, बी का। किसका होता है, कोडोमेन का। कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। चलिए एक समुच्चय पर संबंध, रिलेशन ऑन ए सेट, समुच्चय दिया हुआ है ए, जिसमें दिया हुआ है 1 2 और 3 अवयव। तो अगर हमें यहाँ पे रिलेशन ऑन ए सेट पढ़ना है तो ए का ए के अवयव के साथ रिलेशन बनाना है। मतलब हमको एक आपको ये समुच्चय लेना है, दूसरा ये जो समुच्चय लेना है, तो यहाँ भी समुच्चय ए ही रहेगा, यहाँ भी समुच्चय ए ही रहेगा। और यहाँ पे 1 2 और 3 अवयव हैं, तो यहाँ भी 1 2 और 3 अवयव हैं। यहाँ पे बी ए समुच्चय नहीं लेंगे, ए समुच्चय का ए समुच्चय से ही रिलेशन बनाना है। अब अगर हम लोग रिलेशन बनाते हैं, जैसे 1 का 1 से बनाते हैं, 2 का 2 से बनाते हैं, 3 का 3 से रिलेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन मिलेगा वो बनेगा 1 1 2 2 और ये बनेगा 3 3। तो ये जो आपका रिलेशन है, तो यहाँ पे दिखाया गया कि ए का ए के अवयव के ए के अवयव से ही रिलेशन बनाना कहलाता है रिलेशन ऑन ए सेट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध मतलब एम्पटी और वाइड रिलेशन। तो रिक्त संबंध मतलब होता है एक ऐसा संबंध जिसमें ए के अवयव का ए के अवयव से कोई रिलेशन ना हो। समुच्चय ये दिया हुआ है, एक समुच्चय और दिया है, तो ये समुच्चय दोनों ए ही हैं। हम इसी समुच्चय की बात करते हैं अगर, तो इसमें अगर 1 2 3 अवयव है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो एक ऐसा रिलेशन कि इसके अवयव से इसके अवयव का कोई रिलेशन ना हो, यहाँ पे कोई एरो डायग्राम नहीं बनता है, तो ऐसे रिलेशन को रिक्त संबंध कहते हैं या रिक्त संबंध कहते हैं या एम्पटी रिलेशन कहते हैं। और इसको हम लोग फाई से प्रेजेंट करते हैं, फाई से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि रिक्त समुच्चय फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो जैसे एक राशि का एक उपसमुच्चय फाई है, तो फाई को रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसी तरह आपका आ गया समष्टीय संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो एक रास ए के जितने भी अवयव होंगे उसके अवयव का जो समुच्चय होगा वो स्वयं का एक मतलब सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। तो उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, किसी समुच्चय ए पर तत्समक संबंध जो होता है उसको आई ए से कहते हैं। जैसे अगर ए एक समुच्चय है तो उसका अगर आइडेंटिटी रिलेशन हमें निकालना है तो आई ए से निरूपित किया जाएगा। और ए का प्रत्येक अवयव जो होगा वो आई ए द्वारा केवल स्वयं से संबंध होगा, इसको तत्समक संबंध कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि अगर ए एक समुच्चय हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल समझिए तो आपको समझ में आएगा कि ए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 अवयव हैं। तो एक इसके तीनों अवयव का इसके तीनों अवयव से जो रिलेशन बनेगा
वो उसका कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से अगर रिलेशन बनता है, जो रिलेशन दिया जाएगा वो अगर 1 का 1 से बन जाए, 2 का 2 से बन जाए, 3 का 3 से बन जाए, तो वो बन जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन तभी बनेगा जब ए के सभी अवयव का उसके अपने से ही रिलेशन बने। जैसे यहाँ पे एक रिलेशन दिया है R1 जिसमें लिखा है कि 1 1 2 2, मतलब 1 का 1 से रिलेशन दिया है, 2 का 2 से लिया है, लेकिन चूंकि 3 का 3 से रिलेशन नहीं दिया है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो और दूसरा एक रिलेशन देखिए, इसमें कह रहा है कि 1 का 1 से रिलेशन दिया है, 2 का 2 से रिलेशन दिया है, 3 का 3 से रिलेशन दिया है, 1 का 3 से रिलेशन दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है 1 का 3 से। तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो 1 3 जो है वो R2 रिलेशन में आता है, चूँकि ये एक्स्ट्रा है। क्योंकि यहाँ पे वही रिलेशन हमें चाहिए जो स्वयं का केवल स्वयं से बनता हो, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। स्वतुल्य रिलेशन, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, इसको समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक शुरू की जो एक्सरसाइज है वो सबसे पहले आपको इसी पे है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे, जिसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध मतलब एक ऐसा रिलेशन होता है जो एक के प्रत्येक अवयव का उसके अवयव से ही होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे अभी आइडेंटिटी रिलेशन आपने पढ़ा कि एक के अवयव का एक के अवयव से जो रिलेशन होता है वो आइडेंटिटी होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे स्वतुल्य कहेंगे कि एक अगर कोई एक ऐसा रिलेशन है उसमें एक के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक अवयव ए दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 अवयव हैं। अब इस सेट में एक रिलेशन दिया हुआ है कि 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है, 1 का 3 से भी रिलेशन है, 2 का 1 का रिलेशन। इस रिलेशन में चूंकि इसके तीनों अवयव का अपने आपस में रिलेशन दे रखा है, 1 का 1 से दे रखा है, 2 का 2 से दे रखा है, 3 का 3 से दे रखा है और 3 का 3 से दे रखा है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो स्वतुल्य संबंध इसमें है। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में केवल अपने आप में ही रिलेशन बनना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। और स्वतुल्य में क्या होना चाहिए कि स्वतुल्य में जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन में हमारा उसके अवयव का रिलेशन सब होना चाहिए। अगर इसमें 3 अवयव है तो तीनों का रिलेशन होना चाहिए, अगर 4 है तो चारों का रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब रिलेशन पूरा होना चाहिए, अगर इसके अलावा भी कुछ है तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आर जो है वो क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। हम सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन किसी अगर कोई एक ऐसा समुच्चय दिया हो जिसमें ए के अवयव का अगर ए के अवयव से एक ऐसा रिलेशन हो कि जो अगर ए का बी से रिलेशन दिया हो वही रिलेशन अगर बी का ए से बनता हो तो वो कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। ए का बी से जो रिलेशन हो अगर वही बी का ए से हो तो कहलाता है सिमेट्रिक। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है सेट 1 2 3 4 और यहाँ पे एक आपको रिलेशन दिया हुआ है कि 1 का 3 से, 1 का 4 से, 3 का 1 से, 2 का 2 से, 4 1 से, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। अगर ये रिलेशन अगर सम्मत होगा तो इसमें ध्यान से देखिए, अगर 1 का 3 से रिलेशन मिलेगा तो 3 का 1 से भी रिलेशन मिलेगा, 1 का 4 से रिलेशन होगा तो 4 का 1 से भी रिलेशन होगा, 2 का अगर 2 से तो इसका उल्टा भी 2 का 2 से ही रिलेशन मिलेगा। तो ये जब किसी रिलेशन का प्रत्येक अवयव में ये रिलेशन मिल जाए कि अगर ए का बी से हो और बी का ए से रिलेशन हो तो वो कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। अब संक्रामक रिलेशन की बोलते हैं जिसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब एक ऐसा रिलेशन, कहने का आप समझिए यहाँ पे अगर ए का बी से रिलेशन हो, बी का सी से रिलेशन, अगर ए में का बी में जो रिलेशन हो वही अगर बी और सी में रिलेशन हो, ऐसे रिलेशन में अगर ए का सी से भी रिलेशन मिल जाए, अगर वही रिलेशन ए और सी में भी पाया जाए तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। कहने का मतलब अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर ए बी के बराबर हो, जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ए जो है वो अगर बी के बराबर हो और बी जो है अगर वो सी के बराबर, तो ये कंफर्म होगा कि ए सी के बराबर भी होगा। तो यहाँ पे जो इक्वलिटी का होगा ये संक्रामक होगा। कहने का मतलब है कि ए बी के बराबर है, ये एक रिलेशन है, वही यहाँ पे बी सी के भी बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान से दिए ए का बी से हो फिर बी का सी से, तो यहाँ पे बी कॉमन होना चाहिए। वही बात कर रहे हैं, अगर ए का बी से रिलेशन और बी का सी से रिलेशन सेम हो और वही रिलेशन ए का सी से भी मिल जाए तो कहलाता है वो संक्रामक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बात करते हैं तुल्यता संबंध की। तो तुल्यता संबंध अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें ये तीनों पाया जाता हो, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों रिलेशन किसी रिलेशन में पाए जाते हैं
तो वो कहलाता है तुल्यता संबंध, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं।